हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया। देन उसके बाद हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फेनिलकीटोनुरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोफीलिया इस डिसीज़ की, इस डिसऑर्डर की। दिस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़, ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, फीमेल जो है अनअफेक्टेड भी रहे लेकिन वो कैरियर होती है और उसके नेक्स्ट प्रोजेनी में वो ये डिसीज़ को कैरी करती है। तो ये कैरियर होगी लेकिन खुद अनअफेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पे हीमोफीलिया में फीमेल विल बी कैरियर एंड अनअफेक्टेड एंड शी विल कैरी दिस टू हर नेक्स्ट प्रोजेनी। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मेल हीमोफिलिक हो इन दिस डिसीज अ प्रोटीन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोटीन है, क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। जैसे हमें हमारे बॉडी पे अगर कोई कट आ जाता है, इंजरी हो जाती है तो ब्लड लॉस होता है या फिर हम बोलेंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उस ब्लीडिंग स्पॉट पे या फिर इंजर्ड पोर्शन पे एक क्लॉट या फिर एक प्लग जैसा फॉर्म हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट, राइट। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये इतना एक 2-3 मिनट में इतना फास्ट कैरी होता है अपनी बॉडी में, क्योंकि इंजरी जहाँ पे हो वहाँ से कंटिन्यूसली अगर ब्लड फ्लो होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूस होगा, तो वो हीमोफिलिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है, इसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में एक के बाद एक ऐसे 13 फैक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यू एक के बाद एक एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। तो क्लॉटिंग का एक कैस्केड प्रोसेस है, कंटिन्यूसली एक के बाद एक फैक्टर्स एक्टिवेट होते जाते हैं और फाइनली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, फाइब्रिन के थ्रेड्स फॉर्म होते हैं उस क्लॉटिंग के एरिया में, इंजर्ड एरिया में, और क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस का प्रिवेंशन हो जाता है और हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाती है ब्लड लॉस से, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं या फिर सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में, वो अगर फॉर्म नहीं हो पाए, सो इन दिस डिसीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज़ अफेक्टेड। तो ये जो प्रोटीन है वो बेसिकली मेनली क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो फॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे वो हीमोफिलिक कंडीशन है या फिर जीन अफेक्टेड है। ड्यू टू दिस इन एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो सिंपल कट भी हो बॉडी के ऊपर लेकिन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाता है। द हेट्रोजाइगस फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल जो कैरियर है वो हेट्रोजाइगस होती है फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हीमोफिलिक फीमेल जो होगी, फीमेल हेट्रोजाइगस होगी और वो कैरियर होगी। अगर होमोजाइगस रहेगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी, और होमोजाइगस रेसेसिव अगर रहेगा तो डिसीज्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस फीमेल विल बी कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन। तो सन को ट्रांसमिट करेगी। The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर। तो हीमोफिलिक फीमेल नहीं होगी, क्यों? रेयरली, बहुत रेयरली होगी, क्योंकि फीमेल has to be at least carrier and the father should be hemophilic। the father अगर hemophilic है और mother भी carrier है तो जो उनकी next generation होगी उसमें female will get this disease, female affected रहेगी, otherwise possibility बिल्कुल भी कम होती है। the family pedigree of
Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. तो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया जो थी वो उनकी अगर पेडिग्री, फैमिली पेडिग्री हम देखें तो क्वीन विक्टोरिया, इनके पूरे फैमिली में वो खुद कैरियर थी और उन्होंने उनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, बहुत सारे जनरेशन को वो कैरी किया उन्होंने हीमोफीलिया को, लेकिन खुद अनअफेक्टेड रही बिकॉज शी वॉज हेट्रोजाइगस जीन्स विद हर। ओके, तो ये था हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होगा, जो प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होगा एंड दैट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, and if that protein is not formed in the body because of any kind of mutation in the chromosomes, then it will lead into the hemophilic condition. And mainly if the female is heterozygous, then she will be carrier and she will carry this disease to her next progeny, and very rarely she will have this disease, and the condition is the female should be heterozygous and male should be hemophilic, and then only then she will be or in the next generation she will pass this to her daughter. अगर डॉटर को आना है, फीमेल को अगर ये हीमोफीलिया होगा तो इसी कंडीशन में होगा कि मदर विल बी कैरियर एंड फादर विल बी हैविंग द हीमोफीलिया डिसीज। ओके, तो ये क्लियर है बच्चों। चलो, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया हम देखेंगे ये प्रॉब्लम क्या होता है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में दिस इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। तो यहाँ पे ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड है, रेसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। तो बोथ द पार्टनर्स मतलब फादर एंड मदर अगर कैरियर हो फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, तभी उनके नेक्स्ट प्रोजेनी को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। तो ये जो डिसीज़ है वो कंट्रोल करेगा सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज़ HBA एंड HBS। तो HBA एंड HBS ये जो दो जीन हैं, एलील्स है, पेयर ऑफ एलील्स विल control this disease. Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individual for HBS. Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individual for HBS show the diseased phenotype. तो heterozygous HA and HBS individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% of probability of transmission of the mutant gene to the progeny. तो यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं कंप्लीट अगर वो सिकल सेल एनीमिया होने के जो चांसेस है नेक्स्ट जनरेशन में वो 50% होंगे, और बाकी के 25% will be carrier and 25% will be normal. Okay, तो यहाँ पे this exhibiting sickle cell trait, the defect is caused by substitution. अब डिफेक्ट क्यों होता है? डिफेक्ट का जो मेन रीज़न है या फिर मेन कॉज है वो है द अमाइनो एसिड विच इज़ ग्लूटामिक एसिड। Glutamic acid is replaced by valine. That is the main reason why this sickle cell anemia occurs. तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें अब अलग अलग अमाइनो एसिड के बने हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट होता है वैलिन से। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन एंड दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये रिक्वायर्ड जो है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड व्हाट कम्स एट दैट प्लेस, वैलिन कम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट द शेप इट पॉलीमराइजेस इमीडिएटली। ओके, तो इस चेन का जो है पॉलीमराइजेशन होता है, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्म हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि
ये जो हीमोग्लोबिन है वो इतना पॉलीमराइज हो जाता है कि नॉर्मली वो बैठ नहीं पाता आरबीसी में। तो इसकी वजह से ये बहुत ऐसे लंबे से और बहुत ही स्टिफ टाइप आरबीसीज बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम बना देते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, और बहुत कम ऐसा हीमोग्लोबिन इसमें फॉर्म होता है या फिर कैरी नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के। और सिकल सेल एनीमिया क्यों बोला है, एक तो इसके नाम में ही है सिकल सेल, तो आरबीसीज क्या बनेंगे, सिकल शेप्ड बन जाएंगे। और एनीमिया क्यों होगा, ब्लड इस टाइप के जो आरबीसीज हैं ये इनका डेथ हो जाता है, इनकी डेथ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ वो पेशेंट क्या हो जाएगा फिर एनीमिक, ब्लड कम हो जाएगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स इनमें आते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हैं, नॉर्मल आरबीसी का, नॉर्मल एचबी का। ए जीन है जो एमआरएनए करता है नेक्स्ट ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आपको दिखता है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, दैट इज़ नॉर्मल एचबी। एंड हियर देयर इज सिकल सेल एचबी विच शोज़ the transcription as this mRNA with GUG। तो नॉर्मल है GAG, लेकिन अगर म्यूटेशन हो तो बना देगा वो GUG, बिकॉज दिस इज रिप्लेसिंग अल्टीमेटली दिस इज रिप्लेसिंग ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो दिस वन इज वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन। तो यहाँ पे ये रिप्लेस होके क्या, बाकी के कोई भी रिप्लेस नहीं हुए अमीनो एसिड, लेकिन द ओनली वन विच इज़ रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड वैलिन इज रिप्लेस्ड। ओके, तो ये डायग्राम दी है जिससे आपको समझ में आएगा, उसका शेप चेंज हो चुका है और इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया उस इंडिविजुअल को हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है सब, यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी देखेंगे फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया भी एक टाइप का इनबॉर्न एरर है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक इन द सेंस एंजाइम्स बन नहीं पाते। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, फेनिल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है नॉर्मली, इन नॉर्मल इंडिविजुअल, इन नॉर्मल पेशेंट, हेल्दी पेशेंट में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। ओके, तो फेनिल एलानिन को ट्रांसफ़र करना, कन्वर्ट करना टायरोसिन में, ये एक एंजाइम काम करेगा। लेकिन अगर ये एंजाइम का लैकिंग हो जाए, अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होता है, लैकिंग हो जाता है इस एंजाइम का, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस फेनिल एलानिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। सो what it results into, it will result into the accumulation of the phenyl alanine, and secondly it will be converting many of the phenyl alanine into phenyl pyruvic acid and its derivatives। तो derivatives में conversion, phenyl पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, ऐसे कुछ कन्वर्जन्स बना देता है वो फेनिल एलानिन के, और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में और ब्रेन को अफेक्ट कर जाते हैं। ब्रेन भी ब्रेन का रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज दैट person starts excreting this through urine। तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है ये फेनिलकीटोन्यूरिया, इसीलिए इसका नाम है फेनिलकीटोन्यूरिया। ओके, तो ये कुछ ऐसे टॉक्सिकेंट्स फॉर्म हो जाते हैं जो बॉडी में बहुत ही हजार्डस होते हैं बॉडी को, और ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए ये जो एक प्रॉब्लम है, इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, which is also inherited as the autosomal recessive trait। So this is a phenylketonuria। देन उसके बाद है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डिसीज़ की तरफ, थैलेसीमिया। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज़। ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज़ है। इसमें अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो इसमें दो, एक बेसिकली स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं कि
अपना जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन्स होते हैं, अल्फ़ा के 2 चेन्स एंड बीटा के 2 चेन्स, राइट. सो देर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, राइट. तो अगर ये जो हीमोग्लोबिन के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें 2 अल्फ़ा है 2 बीटा हैं, राइट. अल्फ़ा ग्लोबिन जो है इसमें अगर प्रॉब्लम आया, अगर ये सिंथेसिस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ डिलीशन और एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन इन द जीन्स, दिस विल, इफ़ द अल्फ़ा चेन इज़ अफेक्टेड, अल्फ़ा चेन का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो इस टाइप के थैलेसीमिया को हम बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया. अगर बीटा के चेन्स अफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और द चेंजेस इन द क्रोमोसोम, देन व्हाट हैपन्स, इफ़ the beta chain is not formed properly, then it will result into beta thalassemia. उसको हम दूसरे इसमें थैलेसीमिया ए भी बोलते हैं अल्फ़ा को, और थैलेसीमिया बी बीटा को. तो ये 2 टाइप्स है थैलेसीमिया की. तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा चेन में प्रॉब्लम आ जाता है, और इसमें जो जीन्स है, जीन्स रिलेटेड जो है वो है, देखो HbA1 and HbA2. These are two closely linked genes which are found in thalassemia, alpha thalassemia. Alpha thalassemia में HbA1 and HbA2 ये 2 जीन्स होंगे जिसमें प्रॉब्लम आने वाला है, और 16th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ये होगा. 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. See, this is the line which is very important to understand what happens in this thalassemia. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. तो यहाँ पे अल्फ़ा थैलेसीमिया कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, HbA1 and HbA2 on chromosomes number 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion. तो ये क्यों होता है, डिलीशन होगा या फिर म्यूटेशन होगा on chromosome 16 and deletion of 1 or more 4 genes. The more genes affected, जितने ज़्यादा genes affected होंगे, the alpha globin molecules present, तो less alpha globin molecules present. तो जितना ज़्यादा deletion obviously उतना ही जो चेन है अल्फ़ा की वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी, बराबर है. और उसके बाद जो बीटा वाला है, बीटा थैलेसीमिया है, दैट इज़ कंट्रोल बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे कौन सा है, जो बीटा थैलेसीमिया है उसका नंबर है 11th क्रोमोसोम, और अल्फ़ा थैलेसीमिया का नंबर है 16th नंबर ऑफ क्रोमोसोम. वहाँ पे थे 2 जीन्स HbA1 एंड HbA2, ये 2 अलील्स थे. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HBB ये सिंगल जीन है, और ईच पेरेंट में अगर ये हो, पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ जीन, तो ये डिसीज़ होगा बीटा थैलेसीमिया. नाउ अगर हम देखें कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया इज़ अ qualitative type of disease and this is qualitative type of disorder, and thalassemia is quantitative type of disorder. तो क्यों यहाँ पे quantitative और qualitative बोला गया है, इसमें what does it mean actually? तो qualitative जो है वो होगा अपना सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज कर जाता है और इट रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द RBCs. ओके, बट व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ थैलेसेमिया, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही. थैलेसेमिया में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो अमाइनो एसिड के नंबर है, नंबर में यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, नंबर में कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कम ही हो जाएंगे अमाइनो एसिड के नंबर में डिक्रीज शो करेगा. लेकिन सिकल सेल एनीमिया में नंबर नहीं डिक्रीज होने वाला, वहाँ पे सिर्फ ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ये चीज़ थी, बराबर है, सिकल सेल एनीमिया में. तो दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम.
और यहाँ पे जो है डिसीज़ वो क्वालिटेटिव है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का अगर कंपैरिजन हम करना चाहें तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको ये चारों भी डिसीज़ेस प्रॉपरली समझ में आए होंगे। तो आगे की क्लास में हम होपफुली इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।